नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन साइज है या पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो कभी फिक्स नहीं होती। दैट इज नेवर अ स्टैटिक पैरामीटर, है ना। वो कभी स्टैटिक पैरामीटर नहीं है कि सपोज 100 इंडिविजुअल्स हैं तो 100 के 100 ही रहेंगे, है ना। ऐसा कुछ भी स्टैटिक पैरामीटर पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है। तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया की जो पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी है, इट कीप ऑन चेंजिंग, वो चेंज होती रहती है। और उसके चेंज होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? देखो, इट मे बी द फूड अवेलेबिलिटी, इट मे बी द प्रेडेटर प्रेशर और द चेंजिंग और द रिड्यूसिंग वेदर। वहाँ का वेदर पे क्या इफेक्ट है, वेदर का पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट है। तो ये बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पॉपुलेशन साइज को डिटरमाइन करते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों को जो 4 बेसिक प्रोसेसेस हैं जो किसी भी पॉपुलेशन साइज को चेंज करते हैं, वो 4 बेसिक प्रोसेसेस को स्टडी करना है। दीज प्रोसेसेस आर फर्स्ट नेटिलिटी एंड इमिग्रेशन। ये 2 ऐसे प्रोसेस हैं जो क्या कर रहे हैं, दैट आर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी। एंड अदर 2 पैरामीटर्स मोर्टेलिटी एंड इमिग्रेशन, ये क्या कर रहे हैं, दे आर डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन साइज। अब देखो हमारी बुक के अंदर ना एक डायग्राम दे रखा है, इसको आप बिल्कुल एज सच याद कर देना। सीबीएसई के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में ये डायग्राम पूछा भी गया है। सिंपल सी बात है यहाँ पर इस डायग्राम को समझना। वी हैव अ पर्टिकुलर एरिया वेयर द पॉपुलेशन डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय n। ओके, सो नेटिलिटी दैट इज द बर्थ। नेटिलिटी मीन्स बर्थ। सो बर्थ क्या करेगा, इट विल एड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। इसी तरह से इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब क्या है, द पॉपुलेशन इज एडिंग, वी आर एडिंग द पॉपुलेशन फ्रॉम अनदर एरिया टू अ न्यूअर एरिया। हम नए एरिया के अंदर पॉपुलेशन को ऐड कर रहे हैं, इमिग्रेशन हो रहा है, बाहर से कोई हमारे एरिया के अंदर आ रहा है। सो ये दोनों क्या कर रहे हैं, नेटिलिटी एंड इमिग्रेशन, दे आर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी। अब थर्ड पैरामीटर क्या है, मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मीन्स द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल की डेथ हो रही है तो मीन्स क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन साइज इज डिक्रीजिंग। एंड इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन में क्या हो गया कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स है वो यहाँ से माइग्रेट हो गए, यहाँ से बाहर निकल गए, तो हमारे इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो कम हो गए। अब बहुत से फैक्टर्स हैं जो इमिग्रेशन के लिए, डेथ के लिए, इमाइग्रेशन के लिए, नेटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर? तो ये डायग्राम आपको एज सच बच्चों लर्न कर लेना है। अब आते हैं यहाँ पर, देखो आपको ये चारों जो हमारे फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, तो उनको यहाँ डिफाइन किया गया है, ये आप याद कर लेना। नेटिलिटी, इट मीन्स द नंबर ऑफ बर्थ during a given period in a population, okay, and this will add to the initial density, initial density में add हो जाएगा। mortality, it is reverse of natality, that is the number of death in the population during a given period। immigration, immigration का मतलब क्या है, ये individuals of the same species, okay, that are come into the habitat फ्रॉम एल्सवेयर, किसी दूसरी जगह से दैट हैबिटेट के अंदर वो आ रहे हैं ड्यूरिंग अ टाइम, पर्टिकुलर टाइम पीरियड। इमाइग्रेशन क्या है, इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट, वो उस हैबिटेट से बाहर निकल गए, एंड गॉन एल्सवेयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ कंसिडरेशन। ओके, तो ये चारों जो टर्म्स हैं ये याद करनी है हमें, और इस डायग्राम को हमें अच्छे से लर्न करना है। आगे चलते हैं, हमारे पास में एक फॉर्मूला दे रखा है टू काउंट द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी। किसी एक पर्टिकुलर टाइम टी के ऊपर, टाइम टी पे t+1 पे उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखना। सो वी हैव द फॉर्मूला nt+1 इक्वल्स टू nt प्लस b प्लस i माइनस d प्लस e। अब ये b i d e क्या है, बर्थ रेट, इमाइग्रेशन, डेथ एंड इमाइग्रेशन। ओके, और एनटी क्या है, द इनिशियल पॉपुलेशन। अब इसको मैं तुम्हें थोड़ा सा सॉल्व करके बताती हूँ, बहुत सिंपल है। सपोज मेरे पास कोई भी एरिया था, वहां पर 2001 के अंदर सपोज
पॉपुलेशन थी 100। ओके, अब मैं यहाँ पर t+1 यानी कि मैं यहाँ पर कुछ सालों बाद, सपोज मैं 4 साल बाद यहाँ पर वापस आती हूँ और मैं 2004 में यहाँ की पॉपुलेशन को अगेन डेंसिटी को फाइंड आउट करती हूँ। ठीक है, उसी सेम स्पीशीज के लिए, स्पीशीज मैंने एक सेम फिक्स कर दी है। ओके, तो 2004 में मुझे nt+1 यानी कि मैं 2004 के अंदर यहाँ पर आकर पॉपुलेशन डेंसिटी काउंट कर रही हूँ। तो इनिशियल पॉपुलेशन क्या है 100, पहले क्या थी मेरी डेंसिटी क्या थी 100 थी। ओके, देन वी हैव, अब हमें पास 4 फिगर होने चाहिए कि भाई इन हमारे जो 2001 से 2004 के बीच में कितने इंडिविजुअल्स की बर्थ हुई। सपोज इंडिविजुअल 20 इंडिविजुअल्स की यहाँ पर मैं लिखती हूँ बर्थ हो गई। इमिग्रेशन कितना हुआ, तो मैं मानती हूँ सपोज यहाँ पे 15 इंडिविजुअल्स का इमिग्रेशन हो गया। डेथ कितनी हुई, 10 इंडिविजुअल्स की डेथ हो गई। यहाँ से माइग्रेट कितने करे, तो सिर्फ 2 इंडिविजुअल्स यहाँ से सपोज माइग्रेट करें, तो मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगी। ये फिगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर रख लूंगी। सो 20 + 15 - 10 + 2। ओके, और इसको कैलकुलेट करके हम करंट डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले के अंदर फिगर रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आओ यहाँ पर कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, उसको आपको याद करना है। एज सच, अंडर नॉर्मल कंडीशन, अगर ये जो मेरा इकोसिस्टम था ये बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, है ना, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया जो पॉपुलेशन डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करता, तो नॉर्मली क्या होता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी किससे इन्फ्लुएंस करेगी, नॉर्मल बर्थ एंड नॉर्मल डेथ। क्योंकि जब तक हमारे कोई पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर, ये जो कोई पर्टिकुलर हैबिटेट है, जब तक इस हैबिटेट के अंदर कोई बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल चेंज नहीं आता, इन्वायरमेंटल चेंज नहीं आता है, तब तक यहाँ से जो स्पीशीज यहाँ पर सेटल्ड हैं वो यहाँ से कभी भी माइग्रेट नहीं करती हैं, वो कभी भी यहाँ से माइग्रेट नहीं करेंगे जब तक कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो एक नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर बर्थ और जो डेथ है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन डेंसिटी। क्लियर? लेकिन अगर कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज हो रहा है हैबिटेट के अंदर, उस केस के अंदर ई माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन, इमिग्रेशन किस केस में, जब हैबिटेट जो है वो जस्ट बीन कॉलोनाइज, यानी कोई नया हैबिटेट अभी बनना शुरू हुआ है, तो कोई बहुत ही ऐसा केस होगा जहां पर अगर कोई नई कॉलोनी बनी है तो वहाँ इमाइग्रेशन, एंड कोई हैबिटेट में इन्वायरमेंटल चेंज आया है तो वहां से ई माइग्रेशन होगा और पॉपुलेशन की डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। इसको आप ऐसे समझना, सपोज ये एक पर्टिकुलर कोई हैबिटेट था और यहाँ के एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ऐसा चेंज आना शुरू हुआ कि स्पीशीज जो है वो यहाँ से माइग्रेट होनी शुरू हो गई, वहाँ से निकलना शुरू हो गई, क्योंकि अब यहाँ पर उस स्पीशीज के लिए कुछ सर्वाइवल की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। और ये माइग्रेट कहाँ करा, ये ई माइग्रेट करा और इसने एक कोई नियर बाई हैबिटेट था जहाँ पर इनिशियली ये जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज की पॉपुलेशन नील थी, ठीक है, वहां पे ये स्पीशीज थी नहीं, लेकिन अब आना शुरू हो गई, है ना। तो इस हैबिटेट में जब ये माइग्रेट करके पहुंचा तो यहाँ से तो हो गया इमिग्रेशन और यहाँ पर क्या हो गया, इमाइग्रेशन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इस पॉपुलेशन के इंक्रीज हो गए और एकदम से ड्रास्टिकली इंक्रीज हुए। पहले तो 0 था और ड्रास्टिकल इंक्रीज हुआ, है ना। तो ये कब पॉसिबल है, जब यहाँ पर इमिग्रेशन होगा और किसी एक पर्टिकुलर एरिया से ई माइग्रेशन होगा। तो यहाँ पर बहुत तेजी से इंक्रीज होगा पॉपुलेशन डेंसिटी और यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत तेजी से डिक्रीज होगा। क्लियर। तो इस वजह से हमारे ये चारों फैक्टर, नॉर्मल कंडीशन है तो बर्थ एंड डेथ, बट अगर कोई स्पेशल कंडीशन है तो उस स्पेशल कंडीशन में इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन दैट विल इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द पॉपुलेशन डेंसिटी। स्टार्ट करते हैं बच्चों, ग्रोथ मॉडल्स। ग्रोथ किसी भी पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन की जो साइज है, पॉपुलेशन की साइज इंक्रीज हो रही है या पॉपुलेशन की साइज डिक्रीज हो रही है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम पॉपुलेशन साइज जिसको हम डेंसिटी भी कहते हैं, तो डेंसिटी और टाइम
के अगेंस्ट अगर हम कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उस ग्राफ की हेल्प से हम ये शो कर सकते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, यानी कि हम पॉपुलेशन डेंसिटी को ग्राफ के फॉर्म में भी स्टडी कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम पे हम लोग जो अगेंस्ट जो हम ग्राफ बनाते हैं उसके बेस पे हमारे पास दो मॉडल्स हैं। फर्स्ट मॉडल है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल एंड सेकंड हमारे पास है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल जो टर्म है इसका मतलब होता है वेरी फास्ट, है ना, तो बहुत तेजी से जब ग्रोथ होती है तो वो ग्रोथ हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के फॉर्म में दिखाई देती है। यहाँ पर जो कंसेप्ट आपको याद रखना है, पहला पॉइंट ये याद रखना है कि जब नेचर में रिसोर्सेज, मेनली हम कौन से रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द फूड एंड द स्पेस। अगर फूड एंड स्पेस की अवेलेबिलिटी हमारे पास मैक्सिमम है तो कोई भी पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ को शो करती है, यानी कि व्हेन द रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारा स्पेस है, बहुत सारा फूड है, यानी कि कोई भी स्पीशीज जो वहाँ रह रही है वो आराम से अपना फूड ले सकती है, कोई कंपटीशन नहीं है फूड के लिए और कोई कंपटीशन नहीं है स्पेस के लिए। ओके, सो व्हेन दीज रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड इन द हैबिटेट, ईच स्पीशीज हैज द एबिलिटी टू रियलाइज फुली इट्स इनेट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर। ओके, तो वो मैक्सिमम रिप्रोडक्शन करेगी और अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट तो ये याद रखना। सेकंड पॉइंट, ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है दिस इज आल्सो नोन एज ज्योमेट्रिक ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। क्लियर? अगर हम पॉपुलेशन साइज यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी को n से रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास में बच्चों एक फॉर्मूला निकल के आता है, उसको देखो, पॉपुलेशन साइज n and b is the birth rate, d is the death rate. Okay, so we have the increase or decrease in population size during a particular time period। एक particular time period में increase और decrease in population size, इसको हम एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं dn upon dt। population size increase or decrease particular time equals to b minus d। b is the birth rate, d is the death rate multiply by the population size। ओके, और ये जो वैल्यू है b minus d, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं r से। r is known as the intrinsic rate of natural increase। ओके, किस रेट से नेचुरली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, दिस इज द r, intrinsic rate of natural increase in the population। Okay, so b minus d equals to r, so we have the final formula dn upon dt equals to rn। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। अब देखो यहाँ पर ये जो r है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉपुलेशन इक्वेशन के अंदर। इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो आप देखना। एक क्वेश्चन देखो, ये प्रीवियस ईयर से आया हुआ है, व्हाट इज आर इन पॉपुलेशन इक्वेशन गिवन बिलो। सो व्हाट इज आर हियर, आर इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो ये आपको फॉर्मूला याद करना है और इस टर्म को तो आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, हाउ डज द इंक्रीज एंड द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आर अफेक्ट द पॉपुलेशन साइज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो आर से हम देखें, आर क्या है, आर इज बी माइनस डी, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इक्वल्स टू आर। अब आर कैसे अफेक्ट करेगा पॉपुलेशन साइज को, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव बर्थ रेट 100, डेथ रेट 20, सो वैल्यू ऑफ आर इज 80। क्लियर? सपोज वी हैव बर्थ रेट 20 and death rate 80, so value of r is minus 80। तो if value of r is positive and more, है ना, वैल्यू ऑफ आर इज पॉजिटिव एंड मोर, तो इसका क्या फर्क होगा, अगर वैल्यू ऑफ आर हमारी इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव है और इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है या जो पॉपुलेशन साइज है वो इंक्रीज होगी। और इसके बिल्कुल अपोजिट, इफ द वैल्यू ऑफ आर इज डिक्रीजिंग एंड इन माइनस, इट मीन्स द पॉपुलेशन साइज इज डिक्रीजिंग।
Okay, so how does the increase and decrease in the value of R affect the population size? If the value of R is increasing, means population size is also increasing. Value of R is decreasing, means population size is also decreasing. Okay, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपका आता है तो आप इसको इजिली लिख सकते हो. तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर एक बार देखते हैं. ये देखो, जो ग्राफ के अंदर आपको ये रेड लाइन शो हो रही है, ए पॉइंट, ए प्लॉट जो आपको यहाँ दिख रहा है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन. ओके, हमने ग्राफ कहाँ प्लॉट किया है? पॉपुलेशन डेंसिटी एंड टाइम के अगेंस्ट में. तो इनिशियली पॉपुलेशन की ग्रोथ स्लो होती है, बट आफ्टर दैट थोड़ा टाइम बाद में क्या हो रहा है, वहां पर ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो रही है. दिस इज द ज्योमेट्रिक ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, और ये बहुत तेजी से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है. एंड वी हैव अ जे शेप. अगर हम देखें तो ये हमें कैसा दिखाई दे रहा है? जे शेप, इंग्लिश का जे शेप. तो जैसे जैसे टाइम पास होगा, बहुत ही कम टाइम में पॉपुलेशन की डेंसिटी या जो पॉपुलेशन की साइज है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाएगी. ओके, सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न ऑफ अ पॉपुलेशन एंड इट रिजल्ट इन अ जे शेप्ड कर्व. क्लियर? ओके, अब अगर हम जो हमने ऊपर ये फॉर्मूला निकाला था dn/dt इक्वल्स टू rn, अगर हम इस फॉर्मूले को अगर हम इस फॉर्मूले का इंटीग्रल फॉर्म डिराइव करें तो हमारे पास इक्वेशन आती है nt इक्वल्स टू n0 ERT. ये हमें लर्न कर लेना है. ये क्या है? दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन. ये हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन है और ये इसका इंटीग्रल फॉर्म है. या nt क्या है? nt इज द पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर t टाइम, n0 at population density at time 0 r intrinsic rate of natural increase, and e is the base of natural log. ओके, 2.71. तो ये आपको याद रखना है. दिस इज द इंटीग्रल फॉर्मूला ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व. अब ये जो हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, हमने कहा कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल बेसिकली फूड एंड द स्पेस, ये दोनों हमारे पास में अनलिमिटेड प्रेजेंट है. तो हमारी जो पॉपुलेशन है दैट विल ग्रो एक्सपोनेंशियली एंड विद इन अ शॉर्ट टाइम वी हैव इनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी. इनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी शॉर्ट टाइम के अंदर हमारे पास में प्रेजेंट होगी. बट अगर हम लोग नेचर में देखें तो नेचर में ऐसा नहीं होता है. नेचर में हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं मिलती है, बिकॉज नेचुरल कंडीशन में फूड एंड स्पेस हमारे पास में अनलिमिटेड नहीं होता. अच्छा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में किस स्पीड से पॉपुलेशन इंक्रीज होती है उसको यहाँ पर है ना एक स्टोरी के फॉर्म में बताया गया है. आप इस स्टोरी को जरा पढ़ें. इसको आप देखो. अ किंग and a minister set for a chess game. Okay, the king confined for winning the game but ready to accept any bet proposed by the minister. Okay, so minister ने क्या शर्त रखी? minister ने कहा if he won, अगर वो जीत जाता है, he wanted only some wheat grains, the quantity of which is to be calculated by placing on the chessboard 1 grain in 1 square, then 2 in 2 square, and then 4 in square 3 and 8 in square 4. यानी कि every time the doubling of wheat grain was happening there. Okay, तो ऐसा बेट लगा लिया किंग और मिनिस्टर ने. बट हुआ क्या? चेस का गेम हुआ और किंग जो है वो हार गया, मिनिस्टर जीत गया. ओके, तो किंग ने सोचा कि चलो इसकी जो शर्त है उसको फुलफिल कर देते हैं. तो किंग ने क्या किया? उसने कुछ व्हीट ग्रेन्स मंगाए और चेस के बोर्ड के ऊपर शर्त के अकॉर्डिंग रखने शुरू किए. जैसा कि आपने कभी अगर चेस बोर्ड देखा हो, 4 5 6 7 8, चेस बोर्ड के अंदर ना 8 into 8 टोटल ऐसे 64 1 to अल्टीमेटली 64 स्क्वायर्स बने हुए होते हैं. ओके, तो फर्स्ट के अंदर 1 ग्रेन, सेकेंड के अंदर 2, थर्ड के अंदर 4, देन 8 का मल्टीप्लीकेशन 16. ठीक है, इससे मल्टीप्लीकेशन के अंदर व्हीट ग्रेन्स रखने स्टार्ट हुए. जब चेस बोर्ड अप्रोक्सीमेटली हाफ फिल हुआ तो किंग को रियलाइज हुआ, क्या रियलाइज हुआ? कि ऑल द व्हीट प्रोड्यूस्ड इन हिज एंटायर किंगडम pulled together would still be inadequate to cover all the 64 square.
सो दिस इज द मैजिक ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अगर कोई भी चीज ज्योमेट्रिकली ग्रो कर रही है या एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है तो वो बहुत फास्टली ग्रो करती है। ओके, बहुत फास्टली ग्रो करती है। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए? वी रिक्वायर द अनलिमिटेड फूड एंड स्पेस। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। ये जो हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, इससे बोर्ड एग्जाम में एक दो क्वेश्चन मेरे पास है, मैं वो डिस्कस करती हूँ आपके साथ में। राइट द, ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन इस ग्राफ को बेस बना के पूछा गया है। यू हैव टू स्टडी दिस ग्राफ एंड यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर क्या है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द स्टेटस ऑफ फूड एंड स्पेस इन द कर्व ए एंड बी। तो आपको अभी आंसर पता है। इन केस ऑफ कर्व ए वी हैव द अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फूड एंड द स्पेस। ओके, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फूड एंड स्पेस। अच्छा, हमने क्वेश्चन कर्व बी को डिस्कस नहीं किया है, तो अपन इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ी देर बाद आते हैं। हम लोग चलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के ऊपर। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, देखो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में बच्चों क्या होता है, ये नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है। ओके, और यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि नेचर के अंदर क्या होता है, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज इन नेचर हैज its disposal unlimited resources to permit exponential growth। ऐसा कभी नहीं होता नेचर के अंदर कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो। क्यों नहीं होता? क्योंकि देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी कि नेचर के अंदर क्या है, वी हैव ऑल द रिसोर्सेज इन अ पर्टिकुलर लिमिट। ओके, तो नेचर की एक लिमिट है हर रिसोर्स की। इसलिए क्या होगा, जब रिसोर्स लिमिटेड है तो देयर विल बी कॉम्पिटिशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ अ सेम पॉपुलेशन। ओके, और इस कंपटीशन में क्या होगा, इस कंपटीशन में जो फिटेस्ट होगा दैट विल बी सर्वाइव, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ओके, एंड द फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म विल रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस इट्स ओन प्रोजेनी। क्लियर? तो ये यहाँ की लिमिटेशन हो गई। लिमिटेशन क्या हो गई, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यहाँ पर एक टर्म आती है बच्चों, वो आपको याद करनी है। व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी? कैरिंग कैपेसिटी, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हमें याद करना है। क्या है ये? इन नेचर अ गिवन हैबिटेट हैज इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर beyond which no further growth is possible, and this is called as the nature's carrying capacity for that species in that habitat. Okay, suppose we have this a particular habitat and here a population A is सर्वाइविंग। ओके, तो इस पॉपुलेशन ए के लिए इस पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज है, इनफ रिसोर्सेज है कि वो अपनी पॉपुलेशन को ग्रो करेगा, बट दे आर लिमिटेड। इसलिए जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो पॉपुलेशन की साइज भी एक लिमिट तक ही ग्रो करेगी, एंड बियॉन्ड दैट उसके आगे नेचर परमिशन नहीं देगा ग्रोथ करने के लिए। इस लिमिटेड ग्रोथ को जहां तक हम ग्रो कर सकते हैं, दैट लिमिट ऑफ नेचर इज नोन एज द कैरिंग कैपेसिटी फॉर दैट स्पीशीज इन दैट हैबिटेट। क्लियर? तो यहां से हमें दो बातें याद करनी है, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड दिस लिमिट इज नोन एज कैरिंग कैपेसिटी। आगे चलते हैं, ग्राफ की बात करते हैं। हमें यहाँ ग्राफ कैसा दिखाई देता है, तो देखो इस डायग्राम के अंदर आते हैं, हम लोग ग्राफ के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर जो आप ये ग्राफ बी देख रहे हो, दिस इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ग्राफ, है ना। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देखते हैं इनिशियली पॉपुलेशन थोड़ी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, देन वी हैव द एक्सेलरेशन फेज, जब पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तो वी हैव स्टेज 1, देन वी हैव स्टेज 2, देन वी हैव अ स्टेज 3, जहां पर वापस पॉपुलेशन की ग्रोथ तो हो रही है बट इतनी एक्सेलरेटेड नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ना कुछ रुकावट आ गई है और पॉपुलेशन साइज इंक्रीज नहीं हो रही। सो दिस इज द थर्ड फेज, एंड उसके बाद में एक पूरी स्टेशनरी लाइन आ गई। अब हमारी पॉपुलेशन की साइज बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रही है। सो दिस इज द फोर्थ स्टेज। सो हमारा जो ये पूरा ग्राफ है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में हमें 4 डिफरेंट फेजेस देखने के लिए मिल रही है। फेजेस, फेज 1, A, B, C एंड
डी। अब हम इन चारों फेजेस के नाम याद करेंगे, तो आ जाओ वापस इस पैराग्राफ के ऊपर और नाम यहां से आप याद करो। वी हैव इनिशियली नंबर 1 लैग फेज, दिस इज द ए। देन वी हैव एक्सेलरेशन फेज, दिस इज द बी, जहां पर बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। देन वी हैव द डिसेलरेशन फेज, जहां पर ग्रोथ थोड़ी कम हो गई। एंड फाइनली द डी, वी हैव अ फेज दैट इज नोन एज स्टैटिक और एसिम्प्टोट फेज, जहां पर पॉपुलेशन की साइज बढ़ना रुक गई। ओके, तो ये कौन सी स्टेज है, स्टैटिक फेज कौन सी स्टेज है और कहाँ आ रही है, उसको भी जरा हम ग्राफ में स्टडी करते हैं। तो ग्राफ पे देखो आप कि ये जो हमारा डी फेज है, जो स्टेशनरी फेज आ गया, जहां पर हमारी पॉपुलेशन ने ग्रो करना बंद कर दिया, ये कहाँ आ रहा है, इस डॉटेड लाइन के ऊपर। एंड दिस डॉटेड लाइन इज के, दैट इज द कैरिंग कैपेसिटी। ओके, तो हमारे हैबिटेट के अंदर जो कैरिंग कैपेसिटी है, वहां तक आने के बाद में पॉपुलेशन ग्रो नहीं करती। यानी कि अब क्या स्टार्ट हो जाएगा, नाउ देयर विल बी कंपटीशन फॉर द फूड एज वेल एज फॉर द स्पेस एंड द स्पीशीज विल नॉट ग्रो एक्सपोनेंशियली। क्लियर? ओके, तो ये था हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल या लॉजिस्टिक कर्व से हमें एक इक्वेशन मिलती है, जिसको हम लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन कहते हैं। वो इक्वेशन हमें याद करनी है, dn/dt। वही बात होगी, हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी में टाइम के साथ में क्या चेंज आ रहा है, इट इज इक्वल्स टू Rn। R और n हम पहले पढ़कर आए हैं। n is the population density at time t and R is the intrinsic rate of natural increase. Now ये ब्रैकेट देखो, here we have k minus n upon k. k is the carrying capacity here. तो हम लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन की बात करें तो हमें इस फॉर्मूले को, इस इक्वेशन को लर्न करना है। यहाँ पर बच्चों हमें एक नाम भी लर्न करना है। ये जो हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है या ग्रोथ मॉडल है, इसको हम लोग वर्हल्स्ट-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इस ग्रोथ मॉडल को एक्सप्लेन किया था। ओके, तो ये नाम भी हमें यहाँ से लर्न करते हुए चलना है। सिंस रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन आर फिनिट एंड बिकम लिमिटेड sooner or later, so the logistic growth model is considered as more realistic one. ये more realistic है और नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है। क्लियर? तो ये थे हमारे दोनों मॉडल। अब हम आते हैं बोर्ड एग्जाम में जो प्रीवियस ये क्वेश्चन अपन देख रहे थे। तो क्वेश्चन 1 में एक को तो हमने डिस्कस कर लिया था और कर्व बी की बात कर रहे थे। तो कर्व बी में क्या हो रहा है, वी हैव फूड एंड स्पेस दैट आर लिमिटेड। ओके, आ जाओ देखो सेकेंड क्वेश्चन पे, इन द एब्सेंस ऑफ प्रीडेटर्स। ओके, प्रीडेटर्स नहीं है, विच वन ऑफ द टू कर्व्स वुड appropriately depict the prey population। अच्छा, इन द एब्सेंस ऑफ प्रीडेटर, दोनों में से कौन सा कर्व जो है वो प्रे पॉपुलेशन को हमें शो कर रहा है। तो देखो एक सिंपल सी बात है, ये जो दोनों ग्रोथ मॉडल हमने डिस्कस किए, यहाँ पर हम लिमिटिंग फैक्टर रिसोर्सेज को बना रहे हैं। ठीक है ना, हमारे लिमिटिंग फैक्टर क्या है, हमारे लिमिटिंग फैक्टर है रिसोर्सेज, दैट इज द फूड एंड द स्पेस। ओके, तो यहाँ पर चाहे प्रेडेटर की पॉपुलेशन हो या प्रेडेटर की पॉपुलेशन नहीं हो, प्रे पॉपुलेशन बी कर्व को ही शो कर रिप्रेजेंट करेगी। प्रे की पॉपुलेशन जो है कर्व बी को ही रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फूड एंड स्पेस के रिगार्डिंग पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन साइज को ग्रो करने की। ओके, तो हमारी अगर फूड एंड स्पेस, तो चाहे प्रेडेटर है या प्रेडेटर नहीं है, फूड एंड स्पेस तो एक बार लिमिटिंग फैक्टर बनाएंगे ही, नेचर की अपनी कैरिंग कैपेसिटी होगी ही, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा कर्व बी। थर्ड क्वेश्चन देखो, टाइम हैज बीन शोन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, and there is a parallel dotted line above it. This is the dotted line, that is the K. Give the significance of this dotted line. So this line represents the carrying capacity of the habitat. Okay, K क्या है, ये dotted line क्या show करी, this is the carrying capacity. Okay, means this is showing the limit of the nature, limit of the nature or limit of natural resources. Okay, and beyond this no further growth is possible. So this is the answer of that third question. Okay, so this is all about the growth models.